नमस्कार। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कांग्रेस के अधिवेशन देखते हैं। और जो कांग्रेस का अधिवेशन है जीएस के लिए बड़ा मुख्य है और बहुत अच्छा है कि एक एक करके हम लोग जानने का काम करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन थोड़ी सी एक मुख्य भूमिका को हम लोग देखते हैं। भूमिका देखा जाए कि जैसे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन होता है और जब यूरोपियों का आगमन होता है तो व्यापार के लिए आए थे भारत में। मतलब भारत में कच्चे मालों की अत्यधिक मात्रा में प्रधानता थी और कच्चे माल के व्यापार के लिए वो भारत में आते हैं। वहां की जो महारानी थी, है ना, वहां की जो महारानी थी उन्होंने उस कंपनी को अधिकार पत्र दिया था कि आप जाओ और दक्षिण पूर्वी एशिया पर, मतलब ये नहीं कहा कि भारत पे ही, दक्षिण पूर्वी एशिया पे जाओ और वहां पर व्यापार की प्रक्रिया को स्थापित करो। लेकिन वो लोग व्यापार के साथ साथ क्या कर लेते हैं, सत्ता को स्थापित कर लेते हैं। उसी को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब अगर एक साधारण भाषा में देखा जाए कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं तो व्यापार के साथ साथ सत्ता को स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। और उन लोग आते हैं और भारत में या भारत के और भी क्षेत्रों में, जैसे कि आज हम लोग भारत अलग बना हुआ है, ये है पाकिस्तान, ये है भारत, ये है बांग्लादेश। तो पहले जब एक ही में था तो इस जगह पर व्यापार के लिए वो लोग आए थे और धीरे धीरे करके यहाँ पर सत्ता को भी स्थापित करने का काम किया था। एक प्रमुख युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं, है ना, जो 23 जून 1757 को हुआ था, प्लासी के युद्ध के रूप में हम लोग जानते हैं। और उस प्लासी के युद्ध में हम लोगों ने जाना था कि बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था और जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे और बंगाल का नवाब हार गए थे। तो इस क्षेत्रों में उनका अधिकार हो गया था। ये जो आधुनिक बांग्लादेश है और हमारे पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में उनका अधिकार हो गया था। खासकर जो कोलकाता वाला क्षेत्र है उसी को लिया गया था। फिर इसके बाद एक प्रमुख निर्णायक युद्ध होता है। ये देखेंगे हम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका बता रहे हैं। पहले उसको हम लोग समझेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं। और फिर एक निर्णायक युद्ध होता है जिसे हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। मतलब 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक भूमिका होती है। मतलब अंग्रेज लोग निर्णायक रूप से भूमिका हो जाती है युद्ध में और ये पूरे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके वो अपना पकड़ मजबूत कर लेते हैं। और उस बक्सर युद्ध को हम लोग त्रिकुट युद्ध कहते हैं क्योंकि तीन लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध को लड़ा था, है ना। जिसमें अगर कहा जाए ये अवध का क्षेत्र है तो अवध के नवाब थे जो सुजाउद्दौला थे, बंगाल के नवाब जो है मीर कासिम थे और दिल्ली में अगर देखा जाए तो मुगल वंश के जो शासक थे शाह आलम द्वितीय, जिसे भगोड़े घोषित कर दिया गया था। तो शाह आलम द्वितीय थे। उन तीनों लोगों ने मिलकर लॉर्ड मुनरो से और कहां पर बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 में उन्होंने युद्ध लड़ा था और अंग्रेज लोग जीत गए थे। और जीतने के बाद क्या हुआ था कि उन क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिए और ये प्रक्रिया बढ़ती गई, है ना। 17 फिर इसके बाद हम लोग एक मुख्य रूप से आते हैं, चाहे 1857 की क्रांति में आ जाए। अगर 1857 की क्रांति में आए, देखेंगे ये है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इन पर अंग्रेजों पर अपना अधिकार को थोपा था। अगर देखा जाए 1857 की क्रांति को तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। देखा जाए कि अगर मान लीजिए झांसी की रानी को झांसी का किला दे दिया होता तो वो भी हथियार ना उठाती, है ना। और हजरत बेगम महल जो अवध का क्षेत्र है उनके क्षेत्र को हड़पा नहीं गया होता तो वो भी युद्ध ना करती, है ना। या नाना साहब की बात किया जाए, उन्हें अगर जो है सैलरी दी जा रही थी 1 लाख रुपए, तो अगर उन्हें दे दिया जाए तो मतलब कहा जाए कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग है, जिसमें हड़प नीति चलाकर और क्षेत्रों को अपने अंग्रेजों लोग अपने कब्जे में करने का काम किए थे। ये तो चलता रहा। लेकिन इसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है ना, फिर एक आता है 1858 और 1858 की अगर बात किया जाए तो 1858 चार्टर एक्ट की बात करते हैं हम लोग। और यही चार्टर एक्ट है जो महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए भेजा था। और जब
भारतीयों के लिए भेजा था, तो पहली बात तो ये चीज है कि भारतीय बड़े सहनशील व्यक्ति होते हैं। उनको कितनों भी उनको कितनों भी प्रताड़ित करो, कितनों भी अपमानित करो, कितनों भी कुछ करो, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए उनके प्रति कोई सहानुभूति लाया जाए तो बड़े उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये चीज है कि अगर हम लोग 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो सारे भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया, लेकिन जब 1885 में 1885 का चार्टर एक्ट आता है और महारानी विक्टोरिया जो होती हैं वो भारतीयों के लिए पत्र भेजती है, कि भारतीयों के लिए पत्र भेजती है। जैसे कि एक चीज है कि जो इंग्लैंड था ना, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, तो भारतीयों के अंदर ये चीज था कि जिसका मतलब पूरी दुनिया की मालकिन और जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उसने हमारे लिए कुछ भेजा है। मतलब बड़े सहनशील हुए, मतलब बहुत उनके प्रति मतलब सहानुभूति है। और वो चार्टर आता है ना, एक नवंबर है ना 1 नवंबर 1858 को इसे इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद में इसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, अब देखेंगे 1858 की बात किया जाए, फिर 60 ऐसे चलता गया और भारत में जब यहां से 1885 की अधिनियम को आगे लाया गया तो धीरे धीरे भारतीयों के अंदर एक उग्रता आने लगी कि अब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएं, अब भारत को छोड़कर चले जाएं। एक वायसराय आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड डाफरिन। अगर लॉर्ड डाफरिन की बात किया जाए तो लॉर्ड डाफरिन के दिमाग की उपज है, मतलब एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये देखेंगे कि 1916 लखनऊ के अधिवेशन में है ना, अगर हम लोग 1916 की बात करें और लखनऊ के अधिवेशन की बात करें तो उसमें लाला लाजपत राय ने ये कहा कि जो कांग्रेस है वो लॉर्ड डाफरिन के दिमाग की उपज है। मतलब उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है ना, वो लॉर्ड डाफरिन के दिमाग की उपज है। और लॉर्ड डाफरिन भी कहता है, और ये कहता है कि जैसे समय समय पे भारतीय उग्र हो रहे हैं तो भारतीयों को कहा गया कि तुम लोग भी अपनी एक पार्टी बनाओ, और जब तुम अपनी पार्टी बनाओगे तो अपनी पार्टी की देखरेख और अपने लोगों की देखरेख उस पार्टी के आधार पे आप करोगे। तो समझ लीजिए कि ये पूरे भारत में या पूरे क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार था। उन्होंने अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो उसे सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग किया था। जैसे आप लोग कभी कुकर को देखेंगे, कुकर जो होता है जिससे खाना बनाया जाता है कुकर, उस कुकर के नीचे देखेंगे ना कि एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। अगर बाय द वे जो जहां से एयर निकलता है, गैस निकलता है, अगर बाय द वे कभी लीक हो जाए, कभी वो मतलब जैसे उसका होल जो है वो बंद हो जाए, जाम हो जाए, तो सेफ्टी वाल्व इतना नॉर्मल बनाया जाता है कि ताकि वहां से वो मतलब फटे और सेफ्टी वाल्व, कुकर पूरा नहीं, सेफ्टी वाल्व थोड़ा सा फटे और वहां से एयर निकल जाए ताकि दुर्घटना होने से बच जाए। और उसे ऐसा लगाया जाता है जहां से वो ढका जाता है ना, तो नीचे देखेंगे लगा रहता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये कांग्रेस की जो प्रक्रिया है ये लॉर्ड डाफरिन ने भारतीयों पे लाया था कि भाई तुम्हारी भी एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तुम उनसे मिलो, है ना, हम अंग्रेज हैं, हमारे पास जो व्यवस्थाएं वो हम करेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो उसी के आधार पे ये लगाया गया था। और देखेंगे कि आगे की प्रक्रिया बनती है और ये होता है 27 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है ना, और कांग्रेस की स्थापना होती है जिसमें देखते हैं कि देखेंगे हमने लिखा है कि प्रथम अधिवेशन 1885 में कहां हुआ था? बंबई। जैसे आज आधुनिक मुंबई हो गया है तो देखेंगे बंबई, और बंबई में कहां पर हुआ था? तो गोपाल, देखेंगे गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसमें लोग 72 लोग जो थे, 72 लोग आए थे और उसमें भाग लिए थे। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे इसकी प्रक्रिया के आधार पर हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके संस्थापक कौन है? तो एलन अलेक्ट विलियम होम्स, है ना, इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? तो व्यामेश चंद्र बनर्जी ने की थी।
तो इसके बारे में तो सब लोग को पता है कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 1885 में। कहाँ हुआ, तो ध्यान रखेंगे मुंबई में। इसके संस्थापक कौन है, तो देखेंगे ये जो जो एवाई हुम है, ये एक रिटायर्ड अधिकारी थे, बहुत बड़े अधिकारी थे, अंग्रेज थे ही, लेकिन एक रिटायर्ड अधिकारी थे। उन्होंने क्या किया था कि इसकी स्थापना को करने का काम किया था। और इसके अध्यक्ष कौन किए थे, एक भारतीय थे जिनका नाम था व्यामेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसको जानने का हम लोग काम करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि द्वितीय अधिवेशन होता है, और कब होता है, 1886 में कोलकाता में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। कहने का मतलब है कि हम लोग सारे अधिवेशन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य अधिवेशन को पढ़ेंगे और जानने का काम करेंगे। देखेंगे दादा भाई नौरोजी ने, और दादा भाई नौरोजी के बारे में कहा जाए तो देखेंगे इन्होंने शिक्षा, स्वराज, बहुत सारी चीजों को इन्होंने मांग की बात की थी। और यही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्हें जो है भारत का ओल्ड ऑफ मैन कहा जाता है ना। और देखेंगे जो है इन्होंने भारत में सबसे पहले भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रक्रिया सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। शायद इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, फिर देखेंगे तृतीय अधिवेशन होता है। अब कब होता है तृतीय अधिवेशन, इसको मुख्य रूप से जानने का काम करेंगे। देखेंगे 1887, 85, 86, 87, 1887 को बदरुद्दीन तैयब, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। बदरुद्दीन तैयब के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस के मतलब कौन से प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का काम किया था, तो हम लोग इसमें इस चीज को जानने का काम करेंगे, बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, और ये है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जिन्होंने कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन मतलब अध्यक्षता करने का काम किया था। ठीक है ना। अच्छा, और भी हम लोग जानेंगे कि जो बदरुद्दीन तैयब है, ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, ये कहां पर हुई थी, ये यहां पर हुई थी, क्या नाम है, तमिलनाडु में हुई थी, है ना। और सबसे मतलब ये चीज को ध्यान रखेंगे कि मद्रास में ठीक है ना। तो इसी को हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखेंगे तृतीय अधिवेशन की बात किया जाए तो बड़ा मुख्य चीज है। और तृतीय अधिवेशन में ध्यान रखेंगे कि प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इसमें एक चीज और बनता है कि ध्यान रखेंगे कि भारत का प्रथम भाषा तमिल भाषा, इसी में हम लोगों ने इसी तमिल भाषा में ही उसकी अध्यक्षता की गई थी, मतलब तमिल भाषा के आधार पे प्रक्रिया को बनाया गया था। मतलब इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर थोड़ा सा लिखा जाए इसमें ये चीज है कि प्रथम अधिवेशन भारतीय भाषा तमिल में, है ना, तमिल में भाषण हुआ था, मतलब भारतीय भाषा तमिल में भाषण हुआ था। अगर कहा जाए कि पहला अधिवेशन था, ये पहला अधिवेशन था जिसमें एक भारतीय भाषा तमिल में भाषण हुआ था। इस चीज को हम लोग ध्यान जानने का काम करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे इसके बाद आता है अगर मुख्य रूप से चतुर्थ अधिवेशन आता, मतलब चौथा अधिवेशन आता है, तो देखेंगे चौथा अधिवेशन देखेंगे कब आता है कि 1888 में, और 1888 में इलाहाबाद में होता है। और ये प्रथम अंग्रेज थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज ने किया था, मतलब अंग्रेजी ने, मतलब जो अंग्रेज था उसने किया था, तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज ओले, है ना। तो जॉर्ज ओले ने क्या किया था कि चतुर्थ मतलब चौथे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेजी मतलब एक अंग्रेज जॉर्ज ओले के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे कि इसी में मतलब काफी प्रक्रिया भी रखी गई थी, काफी विरोध भी हुआ था कि क्यों कांग्रेस की अध्यक्षता किसी जो है अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा है ना। फिर देखेंगे एक अधिवेशन होता है जिसको हम 1890 के आसपास होता है। ठीक, देखेंगे 1890 में होता है। और 1890 की अध्यक्षता अगर बात किया जाए, है ना, तो ये कोलकाता में हुआ था जिसमें फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। और देखेंगे ये है 1893 का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इसकी
ये देखेंगे बड़ा मुख है। अगर हम लोग इसको कहा जाए, स्टार लगा जाए, तो ध्यान रखेंगे कि 1896, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत, मतलब इसी में पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया था, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, है ना, वो वंदे मातरम, ठीक है ना। अगर देखा जाए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, है ना। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। आर.एस. सैनी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। कहां पर? कोलकाता में, है ना। फिर देखेंगे ये आता है 1901 में कोलकाता अधिवेशन। यही 1901 कोलकाता अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी पहली बार उस अधिवेशन में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1901 में कहां पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। किसने अध्यक्षता किया था? तो ध्यान रखेंगे दिनसा, है ना, ईदुल चिवाचा ने किया था। और पहली बार देखेंगे प्रथम बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, है ना, भाग लिया था। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो भाग कब लिया था? तो 1901 के कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। बाकी अध्यक्षता तो उन्होंने 1924 में किया था, है ना। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर देखेंगे 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1905 में बनारस में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा होता है। फिर देखिए 1906 में ये कोलकाता में अधिवेशन होता है, ठीक है ना। 1906 है, इसमें जो है कोलकाता में अधिवेशन होता है। और जो इसकी अध्यक्षता जो होती है ठीक है। तो देखेंगे 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे 1906 में जो कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। और देखेंगे 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहीं पर सबसे पहले उन्होंने स्वराज की मांग की थी, है ना। स्वराज जो शब्द है ना, सबसे पहले यहीं पर मांग की गई थी 1906 में। फिर देखिए 1907 में, यही 1907 का मुख है जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसमें देखेंगे ये है कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। 1907 में सूरत में देखेंगे, सूरत जो है यहीं पर है, ये वाला क्षेत्र सूरत है। और यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अर्थात मतलब इसमें क्या चीज था ना कि कुछ लोग किसी और को बनाना चाहते थे और कुछ लोग किसी और को बनाना चाहते थे। और जिसमें ध्यान रखेंगे क्वेश्चन एक पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो ध्यान रखेंगे 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। फिर देखेंगे 1911 में, है ना, 1911 में अधिवेशन, ये भी बड़ा मुख्य है जिसके आगे देखेंगे हम स्टार लगाएंगे, है ना। 1911 कोलकाता का अधिवेशन, ठीक। 1911 कोलकाता का अधिवेशन जो है, इसी अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय गान है, इसी को अपनाया गया था, है ना। जो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, मतलब इसी में अपनाया गया है 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है ना। और हम लोग इतना जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय हे ये किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया 2 राष्ट्रीय गान है ना। और उसे 2 देशों में गाया जाता है। एक बांग्लादेश में गाया जाता है जिसका नाम है अमार सोनार, है ना। अमार सोनार जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है।
और जन गण मन अधिनायक जय हे ये हमारे भारत का राष्ट्रीय गान है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन है जिनके द्वारा लिखा गया दो राष्ट्रगान गाया जाता है। तो ध्यान रखें कि कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बांग्लादेश में क्या नाम क्या है, अमार सोनार है और हमारे यहाँ जनगण मन है। ठीक है। फिर देखेंगे 1911 हो गया। फिर मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पर आता है 1916 कांग्रेस का अधिवेशन जो लखनऊ में होता है और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में जो अलग हुए थे वो एक हो गए। मतलब ध्यान रखेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यहाँ पर समझौता होता है और जो बिखरे हुए थे उनको क्या कर दिया गया है, उनको एक कर दिया गया है। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान जानने का काम करेंगे। ये रहा मुख्य कांग्रेस का अधिवेशन। ठीक है। और भी आगे थोड़ा सा हम लोग देखने का काम करेंगे।